नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमावत। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इससे कोई बचा हुआ नहीं है। आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? काफ़ी सालों से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। गाजा पट्टी से हमास और इजराइल के बीच में रॉकेटबाजी की घटना आम है। रमज़ान के पवित्र महीने में भी रॉकेटबाजी हुई है। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए, बच्चे भी शामिल हैं उसमें। इसके पीछे वजह क्या है थोड़ा सा हम टटोलेंगे पीछे, क्योंकि आधुनिक इजराइल की हम जब बात करेंगे तो आधुनिक इजराइल के निर्माण में, कल्पना में एक पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका है। उसका नाम है थियोडर हर्जल। थियोडर हर्जल जो है वीना में पत्रकारिता कर रहे थे और उन्होंने वहाँ सपना देखा कि इजराइल की, क्योंकि उनको एंटी सेमिटिज्म, हम इस वर्ड की बात करेंगे, एंटी सेमिटिज्म है क्या। उसके पहले एक्जोडस वर्ड आएगा। एक्जोडस क्या है? जब 72 ईसा पूर्व की बात करते हैं, 72 ईसा पूर्व, जब रोमन साम्राज्य ने इस इलाके में कब्जा किया तो यहूदी यहाँ से निकल लिए, पूरे विश्व में अलग अलग भागों में चले गए, क्योंकि यहाँ पर नरसंहार कत्लेआम हो रहा था। जो थियोडर हर्जल है उनके साथ भी एंटी सेमिटिज्म की लगातार घटना हो रही है। अब एंटी सेमिटिज्म क्या? एंटी सेमिटिज्म यह है कि आपको अपनी पहचान बताना पड़ेगी और यहूदी हूँ मैं ये भी बताना पड़ेगा, और आपके साथ में जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको सबसे चालाक माना गया है। बस पूरे विश्व में उनके साथ यही हो रहा था। यहूदी सबसे ज़्यादा परेशान थे पूरे विश्व में। पूरा वो समय था जब थियोडर हर्जल ने सोचा कि पूरे विश्व समुदाय के यहूदियों को इकट्ठा करना, तो एक संस्था बनाना पड़ेगी। अब वीना छोड़ के ये चले गए फ्रांस, और फ्रांस में ही पत्रकारिता की, और 1897 में उन्होंने स्विट्जरलैंड में इस संस्था की स्थापना की। उसका नाम था वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस। इस वर्ल्ड जियोनिस्ट कांग्रेस के बैनर तले सारे विश्व के सारे यहूदी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, चंदा देने लगे, क्योंकि अपील की थियोडर हर्जल ने। कहा था कि चंदा दीजिए, कैसे काम चलेगा, बिना चंदे की संस्था को आगे नहीं बढ़ा सकता है, बिना फंडे कुछ नहीं होता। इसके बाद अचानक थियोडर हर्जल की मौत हो गई 1904 में, लेकिन यह आंदोलन चलता रहा, क्योंकि इसमें इसके बैनर तले विश्व के सारे यहूदी आ चुके थे। ये संस्था अब आगे बढ़ चुकी थी। अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे। जब प्रथम विश्व युद्ध का समय आया तब यहाँ पर, मतलब फिलिस्तीन वाले इलाके में, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की वाला साम्राज्य था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, उसका अधिकार था यहाँ पर। उन्होंने कहा इस ऑटोमन साम्राज्य को हरा देंगे और आपको इजराइल दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी के साथ भी यही किया अंग्रेजों ने। अब हमारा साथ दीजिए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। मिला कुछ नहीं। इनको भी मिला, लेकिन उतना नहीं जितना उन्होंने कहा अंग्रेजों ने फिलिस्तीन वाले इलाके में अपना होल्ड बनाकर रखा, लेकिन यहूदियों को बसा दिया। अब यहाँ पर अरब और यहूदियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यहूदियों ने अरबों से या अरबी लोगों से जमकर संपत्तियां खरीदी, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, अपने अधिकार यहाँ पर हासिल किए। सरकार का यहाँ पर सपोर्ट था। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो चुकी थी। अरबों ने विद्रोह किया। जब अरबों ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने यहाँ दबाने की कोशिश की। साथ किसका लिया? जब ऑटोमन साम्राज्य हार गया और अंग्रेज जीत गए प्रथम विश्व युद्ध में, ब्रिटेन यहाँ का होल्ड था, तो इन्होंने यहूदियों का साथ लिया और यहूदियों के द्वारा उसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए। तब अंग्रेजों के दिमाग में एक चाल आई। उन्होंने कहा कि अब क्या, यहूदियों को शिकार बनाया। उन्होंने कहा कि आप 10,000 से अधिक यहूदी एक साल में यहाँ पर नहीं आ सकते। मामला फिर गड़बड़ा गया। यहूदी उनके अगेंस्ट हो गए। ऐसा करते करते द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते यहूदियों की जो पूरे विश्व में है लगातार स्थितियाँ खराब हो रही थी, नरसंहार हो रहा था। हिटलर ने उस समय लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मरवा दिया था। ऐसी स्थिति पूरे यूरोप में थी। इस समय यहूदी विश्व के विभिन्न कोनों से लगातार वहाँ जमा होने लगे। अब ये समस्या बढ़ गई। जब ये समस्या बढ़ी, अरबों और फिलिस्तीन, अरबों और यहूदियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक नहीं कर पाया। तब तक यूएनओ के संगठन का गठन हो चुका था 1945 में। उन्होंने यह गेंद यूएनओ को पालों में डाल दी। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक डिक्लेरेशन में कहा कि आधा भाग आप रखिए, आधा भाग आप रखिए, दोनों वहीं रहिए। कौन? यहूदी और अरब लोग दोनों वहीं रहिए अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन जो यरूशलेम वाला जो शहर है, इसमें यहूदी भी हैं, इसमें अरब लोग भी हैं, दोनों लोगों की आबादी है। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से चलेगा। जिन हिस्सों में यहूदी बाहुल्य थे उनको इजराइल बना दिया गया, जिनमें अरब थे उनको फिलिस्तीन बना दिया गया। अब दोनों के हिस्से से आ गए। इस बात को जो यहूदियों ने तत्काल मान लिया, लेकिन अरब लोगों ने नहीं माना, क्योंकि इनको सपोर्ट था किसका? ये पड़ोसी मुल्क, मिडिल ईस्ट का, मध्य पूर्व में जो मुस्लिम कंट्री है उनका सपोर्ट था। तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये सब लोग उनको उकसा रहे थे। ये मान नहीं रहे थे, वो माना नहीं इन लोगों ने। और 1948 में जब ये इजराइल बना, तुर्की बना, तो ये देश नहीं माने थे तुर्की वाले। ये पूरे मिडिल ईस्ट में ने भी इसको, इजराइल को देश नहीं माना। अरब और इजराइल युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 1 साल युद्ध चला, जिसमें 70,000 जो हैं अरब या फिलिस्तीन लोग यहाँ से विस्थापित हुए। इस
जिसमें इजराइल की जीत हो चुकी थी। इसी कड़ी में 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। अपनी हार से तिलमिलाए हुए अरब देश मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मौके की तलाश की और 1967 में इजराइल पर अटैक करने की योजना बनाई। योजना बनाने से पहले इजराइल समझ चुका था, इजराइल ने ठोक दिया। इजराइल ने अरब कंट्रियों पर फिर से अटैक कर दिया। 6 दिन में सबको निपटा दिया। 6 दिन में जब निपटाया तो उसका क्षेत्र भी बढ़ गया, दायरा। उसने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। गाजा के कुछ भाग को फिलिस्तीन को दे दिया। फिलिस्तीन सिमट कर 30% भाग तक रह गया यरूशलेम। इसके बाद इजराइल जो 70% भाग पर पहुंच गया। आज भी उसका होल्ड है। यरूशलेम को अपनी राजधानी बता रहा है, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है अभी। इसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो यहीं से जड़ होती है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्व यरूशलेम। ये 3 बड़े हिस्से हैं। अब यहाँ तक समेट कर रह गए हैं। गाजा पट्टी में जो है अरबी लोग रह रहे हैं, वही वेस्ट बैंक में भी वही स्थिति है, लेकिन दोनों की स्थितियाँ बड़ी गड़बड़ है। वेस्ट बैंक थोड़ा लिबरल है, गाजा पट्टी वाले जो हमास वाला एरिया है काफ़ी कट्टरपंथी एरिया है। और जो यरूशलेम शहर है वो धार्मिक रूप से पूरे विश्व समुदाय के लिए कहें कि तीनों धर्मों के लिए, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान है। मक्का, मदीना और के बाद में मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ा स्थान, तीसरा स्थान है ये अल-अक्सा मस्जिद। और यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल यही है। और यहाँ पर ईसाइयों का भी सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। इसी कारण यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है और यही वजह है इतिहास के गर्भ में। नमस्कार, मैं जीवन कुमार।